Hi, hello. Welcome to another episode of The Square Thoughts. My name is Zunaira Umar and I am the CEO of The Square Peg. This show brings in disruptors and technologists who are reshaping the industries in our part of the world. Today I have with me a man who has spent 20 years letting businesses know, from logistics to manufacturing giants to real estate to education, on what's happening within their business. Please welcome the CEO of SipSap Optimization, Mohammed Madad. Thank you so much, Madad, for being here. Thank you so much for having me. All right. So I think let's kick off with the first question. SipSap is an international firm. It's headquartered in Malaysia. It has offices from Islamabad to Karachi to Los Angeles, Miami, New Jersey. इसकी कहानी 6 साल पहले कैसे शुरू हुई और आपको कैसे आइडिया आया इसके बारे में? जी, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी बट आई कट टू शॉर्ट. ये स्टोरी शुरू हुई 2020 में ड्यूरिंग कोविड सिनेरियोज. मैं आई वाज डूइंग जॉब इन मलेशिया और मैं अपनी स्केड्यूल लीव पे पाकिस्तान आया हुआ था और उस दौरान कुछ लॉकडाउन हो गए और कुछ फ़्लाइट्स डिले हुई तो हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा पाकिस्तान से. तो उस दौरान कुछ सोच ऐसी आई कि जब हम सब कुछ कर ही सकते हैं तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट अवर वेंचर. तो उस सिलसिले में फिर हमने बेबी स्टेप्स लेना शुरू किए. ये भी नहीं पता था कि कैसे कंपनी रजिस्टर होती है, कैसे बाकी लीगल मैटर्स को डील किया जाता है. तो हमने कुछ कंसल्टेंट्स के थ्रू गाइडलाइंस ली और कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया. तो जब कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो ही रहा था उस वक्त ही कुछ फ्रॉम गॉड आई डोंट नो लकीली एक दो लीड्स जो हम ऐसे रैंडमली कॉल रिसीव की मैंने वहाँ पे जाके एक मेरे कोलीग थे जिनके साथ हमने डेमो दिया और वो लकीली क्लिक हो गया, जो कि हमारे लिए एक तरह का जो हमारा आइडिया था या हमारा जो हम कोशिश कर रहे थे उसके लिए एक बूस्टर का साबित हुआ. और हमने फिर ज़्यादा एग्रेसिवली लीगल प्रोसेसेस को कंप्लीट किया और हमने इस कंपनी को रजिस्टर करवा के फिर किया. इनिशियली हम 2 से 3 लोग थे और हमने इसको स्टार्ट किया. हम सोचते थे कि हम हाउ वी कैन compete with the big tycoons in the market जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट से. कुछ हमारी अपनी अच्छी रेपुटेशन थी पास्ट में 8-10 साल काम करने की वजह से. तो उस वजह से बहुत से लोगों ने हमें कांटेक्ट किया और इस तरह से फिर एक के बाद का सिलसिला चलता. माशाल्लाह मदद, आई थिंक योर जर्नी हैज बीन इंस्पिरेशनल. बहुत सारी टेक कंपनीज हैं, आती हैं चली जाती हैं. What do you think is the reason for your success that you've been standing, not only standing, but alhamdulillah growing and scaling for the last 6 years? Tech companies, of course, especially during the pandemic, बहुत से लोगों को ये आइडियाज़ आया. मुझे नहीं सिर्फ आया, बहुत से लोगों को और को भी आइडिया आया और लोगों ने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया. लेकिन यस, बहुत से बिजनेसेस आगे नहीं चल सके ड्यू टू सर्टेन रीजंस. मैं समझता हूँ अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, स्पेशली जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हुई पिछली गवर्नमेंट के जाने से, तो उस वक्त बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन हुआ. हमारे साइन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रोल बैक हो गए. तो वो बड़ा एक सेटबैक था इस पूरी इंडस्ट्री के लिए. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इस पे कंसिस्टेंट रहें, गिव अप ना करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं. सारी बात है कि हाउ मच यू आर कंसिस्टेंट और कितने आप इसको सीरियसली इसको लेके चल रहे हैं अपने एज अ प्राइमरी बिजनेस. तो ये रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं. बिल्कुल. सो आई थिंक परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस. जबरदस्त. अच्छा मतलब ये मुझे बताइएगा कि आपके इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज को ऑब्जर्व करते हैं. सो एसेंशियली रियल एस्टेट, एजुकेशन, हॉस्पिटल, लॉजिस्टिक्स, तो बड़ी डाइवर्स किस्म की इंडस्ट्रीज हैं. तो एक सिंगल कंपनी इतनी इंडस्ट्रीज को कैसे सर्व कर सकती है? अच्छा, इसमें कुछ जो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ. जिस प्रोडक्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो एक मल्टी इंडस्ट्री वर्टिकल है, वो ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन है जो किसी भी इंडस्ट्री वर्टिकल में कॉन्फ़िगर हो सकता है. अच्छा, जो हमारे साथ रियल एस्टेट टू अदर इंडस्ट्रीज़ में हम इम्प्लीमेंट करने में कामयाब है, उसमें लकीली कुछ ऐसा हुआ कि जब हमने ये स्टार्ट किया तो रियल एस्टेट सेक्टर बूम पर था और उस वजह से हमें बहुत से रियल एस्टेट कंपनी जो छोटे लेवल पे थी वो
अचानक बड़े लेवल पे आई हैं, उनको CFO और CTOs हायर करने पड़े। जब उन्होंने CFO CTOs हायर करे तो उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की कि हमें एक प्रॉपर सिस्टम आता है। अब वहाँ पे लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, रीच आउट करना शुरू किया, पास्ट रेफरेंसेस की बुनियाद पे, कहीं हमारे बिजनेस कार्ड्स थे वहाँ उसकी बुनियाद पे हमें अप्रोच किया, जिसकी वजह से हम वहाँ पे हमने डेमोज दिए और सक्सेसफुली हमने वो इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू की, स्पेशली इन द रियल स्टेट इंडस्ट्री। अब रियल स्टेट इंडस्ट्री जब बूम कर रही थी तो उससे मुल्क दूसरी इंडस्ट्रीज भी बूम कर रही थी, तो हमें उससे, क्योंकि आपस में ये सारे जो एक बिजनेस कम्युनिटी है इंटरलिंक्ड है, तो वहाँ से हमें स्टील मिल्स के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हुई। वहाँ से फिर हम आगे जो उससे रिलेटेड और इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हमने टैप किया। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। और क्योंकि दिस बिजनेस इज़ बेस्ड ऑन रेफरेंस, तो जहाँ पे भी, जैसे हम अगर रियल स्टेट से हम स्टील में गए, स्टील से एजुकेशन या हॉस्पिटल्स, ये तमाम रेफरल्स हैं। और लोग जैसे, क्योंकि इतना हमारे मुल्क में, जब अब मैं अगर एग्जांपल दूं, एक CFO कहीं जॉब कर रहा है, वो कहीं स्विच करके दूसरी जगह जॉब जाता है, तो उसका एक रेफरल होता है कि मैं उस जगह पे, पुरानी जगह पे एक अच्छा सिस्टम यूज कर रहा था और इस कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया था, तो उन्हीं को दोबारा मैं अप्रोच करूं। तो इट्स ऑल अबाउट आप कितने इन टच रहे अपने कस्टमर्स के साथ, हमने कितनी अच्छी प्रीमियम सर्विसेज दी, उसकी बुनियाद पे हमें एक से दूसरा से तीसरा रेफरल मिलता है। सो आई थिंक रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है, एग्जैक्टली, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिल्डिंग, यस। अच्छा अमर भाई, अभी तो आपने शुरू में हमें बताया कि मैं पाकिस्तान से आपने कैसे स्टार्ट किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 इयर्स आपका पूरा ग्लोबल फुटप्रिंट बन गया है, मलेशिया, USA। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर एक्सपैंड करना इन इटसेल्फ जो है वो बहुत सारे बिजनेसेस के लिए एक मुश्किल बात है। अच्छा, जो बेसिक आइडिया था सिपसैप को एस्टैब्लिश करने का, वो ये था कि हम पाकिस्तान में तो काम कर ही रहे थे, लेकिन हम चूंकि मलेशिया से मैं आया था रिसेंटली, तो मुझे ये था कि हमें इंटरनेशनल मार्केट टैप करनी चाहिए। और हम जब मलेशिया जाके अपनी कुछ सलाहियतों को भी हमने एक्सप्लोर किया कि मैं या हमारी टीम जो है वो बड़ी आसानी से डिलीवर कर सकती है, हमारा स्किल सेट तो इंटरनेशनली बहुत अच्छे लेवल पे है, हम कर सकते हैं। और हमने फिर अपने, जब सिपसैप एस्टैब्लिशमेंट के बाद, ऑफ कोर्स हमारी कुछ मार्केट पाकिस्तान में थी, हमने से कुछ सिलसिला तो स्टार्ट हुआ यहाँ पे, लेकिन हमने फिर अपने कॉन्टैक्ट्स जो थे, हमारे एक्स कलीग्स थे, हमारे जो दूसरे लोग थे इस तरह रेफरल के थे, उनको लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच किया, जो उनके पास नंबर थे उनको कॉल्स के थ्रू रीच आउट किया, और उनसे उनको हमने कोलैबोरेशंस ऑफर की। तो ये बड़ा डिफिकल्ट था हमारे लिए कि हम बड़ी सेल टीम बिल्ड करें हर कंट्री में, और वो एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं था एक छोटी कंपनी के लिए। तो हमने इस तरह कनाडा में, US में, इराक में, सऊदी अरेबिया में हमने कोलैबोरेशंस डेवलप की, और उन कोलैबोरेशंस की मदद से हमें आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस आना शुरू हुआ, जो कि शुरू में बेबी स्टेप्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उन पार्टनर्स का भी हम पे ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो चुका है एक पीरियड गुजरने के बाद। अब उसका फ्लो बहुत अच्छा है पहले से। आई थिंक वही बात है, एक वैल्यू चेन बनाने की, हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता, तो आप आपस में मिलके एक कोलैबोरेट करके अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड करें। जबरदस्त। अच्छा मतलब ये मुझे बताइएगा कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, आपने उनके साथ काम किया है, ERP इम्प्लीमेंटेशन या ERP में सबसे बड़ी मिस्टेक आपने क्या ऐसी देखी है जो कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं? अच्छा, अगर आप कभी भी गूगल करें या आप आज के AI से पूछें कि व्हाट इज द फेलियर ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट आर द फेलियर ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेशन, उसमें जो मेजर फेलियर है वो ऑफ कोर्स दोनों साइड से ही होता है, कि इम्प्लीमेंटेशन टीम की तरफ से भी हो सकता है अगर उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, और क्लाइंट साइड से भी होता है। ज़्यादा हम क्लाइंट साइड से इसलिए कहते हैं कि क्योंकि क्लाइंट जो है वो स्पॉन्सर है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी और वो अगर एक मैसेज नहीं कन्वे कर पाई अपनी लाइन मैनेजमेंट को कि ये जो सोल्यूशन है हमें इन एनी केस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है फॉर कंपनीज बेटरमेंट, और इससे एक और फेयर फैक्टर जो टीम में बढ़ता है उनको एड्रेस करना चाहिए कि इससे ऐसा नहीं होगा कि इसके आने से आपकी जॉब को थ्रेट होगी, बल्कि आपकी डेवलपमेंट होगी कंपनी की डेवलपमेंट के साथ। तो आप इसको, तो अगर जहाँ पे भी टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, नीचे बहुत ज़्यादा फिर हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो टॉप मैनेजमेंट, जो स्पेशली स्पॉन्सर हैं उस प्रोजेक्ट के, जो मेनली स्टेक होल्डर हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जी, आई थिंक मुख्तलिफ इदारों में चेंज मैनेजमेंट टीम्स पूरी वो सेटअप करते हैं इसी वजह से, ताकि
ये कंपनी को आइडिया हो कि ये किस तरह आपके प्रोसेसेस को चेंज करेगा और बेहतर बनाएगा, तो वो फेयर जो है ना उसको रिमूव करने के एग्जैक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या है कि सीईओज ही इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन उनके कोई सेकंड टू सीईओ या मेजर टीम जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो उनके विजन को आगे लेके चले, क्योंकि सीईओज को वो थोड़ा अनरियलिस्टिक होगा, जो टॉप मैनेजमेंट है वो ट्रैवल कर रही है या वो बहुत बिजी है, वो नहीं टाइम दे सकती। लेकिन असल चीज है कि उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका फॉलोअप बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है कि लोग पैसे तो खर्च कर देते हैं, लोग महंगी चीज ले भी लेते हैं, लेकिन फिर वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं होती क्योंकि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली ये बहुत जरूरी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम उनकी टीम को ऑर्डर नहीं कर सकते, वो हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, हम उनसे रिक्वेस्ट ही करते हैं, तो इसलिए उनकी तरफ से परसुएशन बहुत जरूरी है। नहीं, जबरदस्त, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, बहुत सारे और ERP सॉल्यूशंस भी हैं मार्केट के अंदर, बट SAP B1, व्हाई दैट? लाइक व्हाई वुड, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या पैरामीटर्स हैं जो मैं देखूंगी और मुझे लगेगा कि दिस सॉल्यूशन इज द बेस्ट फॉर मी? अच्छा, मैं ये ERP इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ 2007 से। मैंने अपने तालीम के बाद थोड़ा टाइम की दूसरी जॉब्स की और उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। उसमें मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि जो लोग ERP को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, मैं SAP पे स्पेसिफिकली बाद में आता हूँ, उनको ये देखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट वो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कितनी उसकी सक्सेस स्टोरी कितनी है लोकली एंड इंटरनेशनली, और उसमें उसकी जो आफ्टर सेल सपोर्ट है वो कैसी है। ठीक है, लोग अच्छे नाम या मार्केटिंग कैंपेन्स देख के चले जाते हैं, लेकिन बाद में असल चीज़ है सपोर्ट। बाद में पोस्ट गो लाइव सपोर्ट, जब टीम उठ जाती है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन टीम, तो उसको कैसे टेक केयर किया जाएगा उनके डे टू डे रूटीन इश्यूज के अंदर। जहाँ तक SAP बिजनेस वन की बात करते हैं, मैंने जैसे कहा कि मेरा एक्सपीरियंस पहले कुछ और प्रोडक्ट्स पे भी रहा है, उसके बाद मैं तकरीबन 4 साल काम करने के बाद SAP की पे शिफ्ट हुआ, और उसके बाद से अब तक मैं SAP की जो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करती है प्रोडक्ट, उस SAP बिजनेस वन के साथ मुंसलिक हूँ। जो मैं इसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल है, देखिए 2010 से मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल, टेक्सटाइल टू हॉस्पिटल, एवरी इंडस्ट्री मैंने देखी है। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि इट्स हाईली कस्टमाइजेबल। अब देखें, ये जो प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को फोर्स करती हैं कि ये इम्प्लीमेंट की जाए, लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे आते हैं तो बहुत सी चीज़ें, स्पेशली इन पाकिस्तान, इंडिया, इन देसी एनवायरनमेंट में जब हम आते हैं, तो यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। हमें ये देखना होगा कि SAP कोई भी प्रोडक्ट कितनी मॉडिफाइबल है। जो SAP बिजनेस वन जो है वो हाईली कस्टमाइजेबल, और ना सिर्फ कस्टमाइजेबल है बल्कि अपने साथ उस कस्टमाइजेशन को लेके डेवलप भी हो रही है। जैसे उसके नए वर्जन आ रहे हैं तो आपकी कस्टमाइजेशन एब्सोल्यूट नहीं हो रही। अच्छा। और एडिशनली कस्टमाइजेशन जब हम कहते हैं या कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई कोडर या डेवलपर को इन्वॉल्व कर दिया। आई मीन MBA फाइनेंस, और मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स को खुद प्रोजेक्ट क्लाइंट लेवल पे उसको मॉडिफाई किया है, कस्टमाइज किया है, कॉन्फ़िगर किया है। ऑल्दो डेवलपमेंट टीम की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट या कोई इन्हांसमेंट करने की ज़रूरत आ जाए तो मैं आपको बताऊं कि बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमने खुद ही उसको मॉडिफाई किया, उसको कॉन्फ़िगर किया है, और ये सिर्फ SAP बिजनेस वन रूम देता है कि आप डेवलपर की मदद लिए बगैर ही फंक्शनल रिसोर्सेज उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट। तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। जो कि दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमाइजेशन वो क्लेम करते हैं, वो यार हाईली कस्टमाइजेबल, बट लेकिन कस्टमाइजेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उनकी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की जो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और क्लाइंट ये क्लेम करता है कि इसमें हिडन चार्जेस थे, जो थी हमसे इनिशियल कॉस्ट ये शेयर की गई थी, बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन कंपनी होती है वो और चार्ज करती है कि हम स्कोप बढ़ गया है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इसकी कस्टमाइजेशन के एडिशनल चार्जेस होंगे। B1 में ऐसा नहीं है। और आखिरी में बात कहूँगा, मैंने और भी प्रोडक्ट को देखा है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो SAP बिजनेस वन इज वेरी स्टेबल प्रोडक्ट, तो हाँ रूबस्ट है, विद इन द प्रोडक्ट बग्स नहीं है बिल्कुल भी, और अगर कोई ऐसी इशू आता भी है तो इमीडिएटली उसकी रिलीज
अवेलेबल हो जाती है। तो ये इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। इमन भाई, आपने ये जो बात की एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिकली आप कोई भी कस्टमाइज सोल्यूशन एंड में अपने लिए बना लो, बहुत फैंसी सा, अपने लिए बहुत पैसे दो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल ऑलवेज बी रिलायंट ऑन द वेंडर कि वो आपको उसको ठीक करके दे, उसको मेंटेन करे, और फिर जितनी फास्ट, बिकॉज SAP B1 इज एन इंटरनेशनल लेवल प्रोडक्ट, उसके रिलीजेस, उनके पास ह्यूज टीम्स हैं जो उस पे 24/7 काम कर रही है। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन एनी कस्टमाइज्ड ERP। तो उस लिहाज से आई थिंक दिस इज वेरी वेरी बिल्कुल। इसमें डिपेंडेंसी सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं तो वो कंपनी चाहती है कि कस्टमर हम पे डिपेंडेंट रहे और हम जो है एक अर्निंग का सिलसिला बना रहे हैं। लेकिन B1 में आप अगर अपनी टीम डेवलप करना चाहते हैं, आप अपनी टीम को प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करें, वो ट्रेन होगी, और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, आई कैन प्लेस द नेम्स, वो अपनी टीम उन्होंने बिल्ड की और 10-10 साल 15-15 साल से वो अपने सिस्टम खुद मैनेज करते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंपनी। तो ये सबसे बड़ी इसकी प्लस पॉइंट है। आई थिंक मिड साइज बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट टीम को अपने उस पे रखें। सो ठीक है जबरदस्त। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई थिंक AI का हर कोई बात कर रहा है और हर एक आजकल सोच रहा है कि फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होएगा, हमारा इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व करेगी। तो सिंस यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 20 इयर्स, सबसे माशाल्लाह 6 इयर्स से चल रही है, आपका इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपीरियंस है, आपका क्या ख्याल है कि AI का इस पर्टिकुलर ERP इंडस्ट्री में, स्पेशली फॉर SMEs इन आवर कंट्री, हाउ विल दीस थिंग्स चेंज? बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता AI की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती जा रही है। SAP के अपने रोड मैप में भी AI के जो है बहुत से फीचर्स कमिंग सून है, रोड मैप में है उसके। अभी AI से जो हमें अभी जो इमीडिएटली बेनिफिट्स हमारी टीम हासिल कर रही है वो यही है कि जो काम में पहले कुछ खास टाइम दरकार होता था उस चीज को डेवलप करने में या उस चीज को कॉन्फ़िगर करने में, तब वो जरा फास्ट होता है। स्पेशली फॉर द रिपोर्ट डेवलपमेंट, हम लोगों ने उस वक्त सीखी रिपोर्ट डेवलपमेंट जब हम स्क्रिप्ट खुद लिखते थे, फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं आता था, फिर वो रिजल्ट आता था वो करेक्ट नहीं होता था, डीबग करते थे, उसमें टाइम बड़ा लगता था, काफी दिन एक रिपोर्ट काफी टाइम ले जाती थी। तो आज के दौर में हम कोई भी क्यूरी AI से लिखवा सकते हैं या लिखी हुई क्यूरी में करेक्शन करवा सकते हैं, जिससे टाइम आपका बच सकता है। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, ऑटो इनवॉइस पोस्टिंग है, ऑटो अप्रूवल्स हैं, ऑटो जो है रिमाइंडर्स हैं, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, स्टॉक टेकिंग है, जिसमें हम AI की इन्वॉल्वमेंट से हेल्प ले सकते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे प्लगइन्स बन रहे हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, जिससे काफी चीजें ऑटोमेट हो। तो आई थिंक बिजनेसेस को फायदा ही होएगा इससे, ऐसा कोई नहीं है कि कोई उनको कोई नुकसान हो या कोई जॉब पे उनकी इफेक्ट हो। ये एक मिथ है कि जो जॉब्स खत्म हो जाएगी है, ठीक है, कुछ जॉब्स का कट डाउन भी हुई हैं, इस पे मैं इससे बिल्कुल वो नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में इससे एफिशिएंसी में इजाफा हुआ है AI से। बहुत सी चीजें जो हैं अब हम कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ AI। हम जब बात करते हैं पाकिस्तान में जो हमारी स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, हमारी इकोनॉमी को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो 90% इज स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज लेवल पे तकरीबन 10% ही है। सो आपके ख्याल में सबसे बड़ी सिंगल मिस्टेक क्या पाकिस्तानी स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस करती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें असल में जो सबसे बड़ा मसला है, लोग SAP लगाते हैं, लोग SAP के बारे में या SAP या कोई भी प्रोडक्ट को लगाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आज तक कोई सोचते ये हैं कि इट इज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इट्स अ डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, इससे कोई एक आध रिपोर्ट निकल आएगी मेरे, जो कि मैं अपने एक्सेल में काम करता था, वो काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ ERP वो कोई भी हो, असल ऑब्जेक्टिव उसका डेटा एंट्री नहीं है, वो एक अकाउंटिंग या इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, उसका असल ऑब्जेक्टिव है कंट्रोलिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग में आसानी किस तरह मिल सकती है एनालिसिस के थ्रू। इसके अलावा विजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, आप किसी अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, आप इमीडिएटली इंस्टेंटली अपने फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, अपने स्टॉक स्टेटस देख रहे हैं। तो असल ऑब्जेक्टिव ये है, ना कि हम उसको आज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या एक इन्वेंटरी का सॉफ्टवेयर समझें। तो हमारी जो लोकल कंपनीज है उनको ये सोचना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि हम एक छोटा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, व्हाई दिस, तो इसमें भी तो ऐसी डेटा एंट्री होती
होती है, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल अंदाज में होती है, तो हम उनको समझाने की कोशिश ये करते हैं कि ये आप सिर्फ डेटा एंट्री ना इसको कंपेयर करें, इसके बेनिफिट्स और हैं जिसमें आपको सिस्टम बहुत ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं जो कि आपको ग्रो होने में मदद करेगी। आई थिंक क्लाइंट को ये एजुकेशन देना कि इसका एक असल यूज तो ये है कि आपको बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ग्रोथ और स्केलिंग में हेल्प करता है, और वो चीज समझना जरूरी है कंपनीज के लिए। जबरदस्त। अच्छा मदद, आप अभी एक यूएस एक्सपो पे जा रहे हैं, सो आई थिंक सेफ ट्रैवल्स, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एक्सपो पे क्या जा रहे हैं, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, क्या व्हाट डू यू होप टू ब्रिंग बैक? एक्सपो, जी हाँ, एक्सपो जो है वो रिलेटेड है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, एआई एंड डेटा सेंटर से रिलेटेड है। हम भी ऑलमोस्ट तीन चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो असल ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्सपो में जाने का वो तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग की जाए और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया जाए। यूएस में हमारे पास हम जो दे सकते हैं वो हमारे पास बहुत सी सर्विसेज हैं, जैसे हम बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज दे सकते हैं, ऑफशोर क्लाउड सर्विसेज दे सकते हैं, ऑफशोर डेवलपमेंट सर्विसेज दे सकते हैं और वेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट। तो ऑफ कोर्स हमारे पास इस तरह की स्किल सेट्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए जो असल चैलेंजेस हैं वो भी हमें उसको भी मद्देनजर रखना है, जिसमें हमने वहाँ पे जाके सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है अपना कंपनी का नाम। तो क्योंकि बहुत से लोग जो है यूएस में, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या एंटरप्राइज कंपनीज जो हैं वो जानती ही नहीं है पाकिस्तानी टेक कंपनीज को। सबसे पहले उनको इंट्रोडक्शन देना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी स्किल सेट क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं। तो यही हमने किया था पिछले 2 सालों में। हमने यूरोप के विजिट्स के थ्रू हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और लोग वाकई सरप्राइज हुए हमारे स्किल सेट्स को देख के, हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क को देख के। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि वहाँ पे जाएं, वहाँ से ज़्यादा बिजनेस वो लेके आए, अपने मुल्क को फायदा पहुँचाएं रेमिटेंस की सूरत में बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल। और वही आई थिंक अगला सवाल भी इसी से ताल्लुक है कि अमेरिकन मार्केट में एज अ पाकिस्तानी फाउंडर ब्रेक इन करना, इसमें क्या चैलेंजेस एंटिसिपेट कर रहे हैं, और अगर कोई ये करना चाहे तो व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस कि वो किस तरह चैलेंजेस को करना? जी हाँ, जी सबसे बड़ा चैलेंज तो जैसे मैंने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट आपने बिल्ड करना है वहाँ पे, और उसके थ्रू आप जो है वंस आप ट्रस्ट वहाँ पे गेन कर लेंगे तो काम की कोई कमी नहीं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में काम करने का अंदाज और लैंग्वेज के थ्रू, लैंग्वेज हमारा जो है प्लस पॉइंट है, हम यहाँ से बहुत सी चीज़ें विन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा बैरियर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करना और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म बिल्ड करना। किस तरह काम करने का अंदाज हमारे मुल्क में है, इंटरनेशनली उसमें काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत होती है, और हमें वहाँ पे कोर्स जो है बेहतर सर्विसेज, बेहतर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम डिलीवर कर सकते हैं। जो नए लोग जा रहे हैं उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि वहाँ पे जाके सबसे पहले अपने आप को प्रूव करें और अपना प्रॉमिसिंग एटीट्यूड दिखाएं कि हम वी आर वेरी ट्रस्टवर्दी पीपल और हम वी आर वेरी प्रोफेशनल। और उसके बाद हम बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे मतलब जाके अपना टाइम, क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसकी कन्वर्जन में उतना टाइम, तो हमें ये देखना चाहिए व्हाट इज द लो हैंगिंग फ्रूट्स। हम उन फ्रूट्स को गेन करें, हम उनके थ्रू अपनी सक्सेस स्टोरीज बनाएं। वंस यू हैव द मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज इन दीज कंट्रीज, फिर बिजनेस में कभी कोई नहीं है, फिर आपको उन्हीं जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं से बड़े प्रोजेक्ट्स ड्राइव होना शुरू करें। यानी पोर्टफोलियो बिल्ड करें अपना यूएस के अंदर और फिर लोगों को उसको एज सैंपल यूज करें। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप बस एक आपने विजिट किया और आप उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि आपको बस काम आना शुरू हो जाएगा। इसमें मल्टीपल विजिट्स ना भी आप करें, लेकिन मल्टीपल टाइम फॉलो अप आपको नजर आना बहुत जरूरी है। तो जब आप नजर आ रहे होंगे तो इससे ही आपको वो लोग देखेंगे कि ये ट्रस्टवर्दी लोग हैं, बार बार अपनी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, इनको हम होना चाहिए, तो आपको फिर उस तरह से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जबरदस्त। अच्छा, आपने इम्प्लीमेंटेशंस की हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो एसएपी के वर्ल्ड में एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से आपने क्या डिफरेंस पाया कि पाकिस्तानी क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और वेस्टर्न क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशंस? ये अच्छा सवाल है। इसमें हमारे साथ देखिए जब हम बाहर इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पे ज्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन स्कोप होता है वो डे 1 पे ही आइडेंटिफाइड होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है आप उसमें जब कर रहे होते हैं, जब आप
वहाँ के लोगों के साथ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अगर वहाँ की कोई इंटरनेशनल कंपनीज है। देखिए अब जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या यूएस में भी अगर कोई देसी कंपनी है, ओनरशिप पाकिस्तानी है या इंडियन है, तो आपको वाजिया फर्क नजर आएगा एक्सपेक्टेशन में। जो हमारी पाकिस्तान की या हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है, वो चाहते तो हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कुछ कंट्री रिक्वायरमेंट ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पे कुछ उनको कस्टमाइजेशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होते हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। वो मे बी प्रोजेक्ट टाइमलाइन डेविएशन भी हो सकती है उसमें। लेकिन जब आप इंटरनेशनली बात करते हैं और अगर कोई ऐसी, अब तो ऐसी रिक्वायरमेंट आती नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आए, अब अगर आप उन्हें लॉजिकली एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ब्लॉग्स या डिफरेंट चीज़ों के थ्रू आप एक्सप्लेन करें, तो वो इसको एडमिट करते हैं और अपनी जो है प्रैक्टिसेस को चेंज करने के लिए आमादा रहते हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग हमें मिलते हैं, नो डाउट ऐसे लोग मिलते हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है सीईओज का, वो यही कहते हैं कि आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन ना करें, चेंज करें अपने आप को, चेंज करें अपनी टीम को। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो कहती है कि थोड़ा सिस्टम को हमारे हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। यानी स्कोप क्रीप जरा ज्यादा है पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए, और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि चलो तो आपको तो 5 मिनट लगेंगे जल्दी से कर दें, नॉट रियलाइजिंग दैट फॉर एनी डेवलपमेंट टीम, एनी टेक टीम, दैट इज अ ह्यूज ओवरहेड एज वेल। जी हाँ, वो आपको अगर छोटी मोटी कस्टमाइजेशन पाकिस्तान में आपको आइडेंटिफाई होती है तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको चार्जेबल बनाना, उसको चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू चार्जेबल बनाना बड़ा मुश्किल है, उसको कन्विंस करना। लेकिन इंटरनेशनली आप इसको धड़ल्ले से कह सकते हैं कि ये जो है आपने स्कोप में पहले नहीं आइडेंटिफाई हुआ था, आपका डॉक्यूमेंट साइंड है और इट्स अ चेंज रिक्वेस्ट। अच्छा, लास्ट बात हम इसी हवाले से करते हैं कि कोई भी टेक कंपनी जो है जो एक नई मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रही है, व्हाट इज द बिगेस्ट वीकनेस? एक तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की कि कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर अ लॉट जब आप इंटरनेशनल जाते हैं। एनीथिंग एल्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि ये एक वीकनेस है जो नई मार्केट में एंटर करते हुए टेक कंपनीज की आपको नजर आती है? जो टेक कंपनीज की वीकनेस है वो यही है कि उनको जो है रीच आउट करने का जो है उसमें जो है उनको वर्क आउट करना चाहिए कि कैसे वो रीच आउट करें इंटरनेशनल कंपनीज को, इंटरनेशनल मार्केट्स को। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जिस मार्केट में हम एंटर होना चाह रहे हैं उस मार्केट की डायनेमिक्स क्या है, वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट डिमांड में है, कौन कंपेटिटर कैसे काम कर रहा है, उसकी प्राइस लेवल्स क्या हैं, और हमें किस तरह से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम कैनेडियन मार्केट में एंटर हुए तो हमें नहीं पता था कि हमारी प्रोडक्ट तो अच्छी थी और इंटरनेशनल रिनोन प्रोडक्ट थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें चार्ज क्या करना चाहिए। तो हमने फिर वहाँ पे कुछ कोटेशंस ली कस्टमर मार्केट रिसर्च की, और फिर हमने अंदाजा कि कुछ डेमोज भी लिए हमने कि हम चाहते हैं कि हम इस तरह की कंपनी से इम्प्लीमेंट, उससे हमें अंदाजा हो कि ये चार्ज चल रहा है मार्केट में, तो हमें ऑफ कोर्स इससे डिस्काउंटेड प्राइस को ही हमें पिच करना चाहिए। तो ये करना बहुत जरूरी है कि उस मार्केट में जिसमें आप जा रहे हैं ब्लाइंडली ना उसमें जंप इन करें, पहले उस पे होमवर्क करें, स्टडी करें, और फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर आप अपनी और तरीका भी देखें वहाँ पे मार्केट में जो है मार्केटिंग का तरीका क्या है, बेहतर तरीका क्या है। ऑल्दो वो लोग लिंक्डइन देखते ही नहीं है, वो लोग जो है कोई और प्रोफेशनल नेटवर्क को फॉलो करते हैं, और आप लिंक्डइन पे अपनी मार्केटिंग करें, पोस्ट करें, उसका फायदा लें। तो ये चीज को देखकर हमें बहुत जरूरी। सो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी बिजनेसेस हैं जो सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, इफ दे आर आस्किंग इज माय बिजनेस रेडी फॉर ईआरपी, तो क्या फैक्टर्स हैं जो आप उनके बारे में वैल्यूएट करेंगे और आप उनको कहेंगे कि ओके दे रेडी? फॉर एग्जांपल टीम साइज है, कोई रेवेन्यू से है, किस तरह है, थोड़ा बताएं। बेहतरीन सवाल है आपका ये। एक्चुअली ये सवाल हमसे नॉर्मली कहा जाता है कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी हम ईआरपी नहीं लगा सकते, जब हमारी टीम रीच आउट करती है डिफरेंट कंपनी ओनर्स को। मैं आपको बताऊं कि ये गलत सोच है कि हम एक लेवल पे चले जाएं और हम पहले पेपर पे काम करते रहें, फिर एक्सेल पे काम करते रहें, फिर उसके बाद कोई भी पायरेटेड या कोई भी छोटा सॉफ्टवेयर लें उस पे काम करें, और फिर जब बुराई या खराबी बहुत बढ़ चुकी हो तो फिर हमें किसी ब्रांडेड ईआरपी की तरफ जाएं। वो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपकी टीम, आपके प्रोसेसेस एक गलत जो है उस पे जज शेप पे हो चुके होते हैं, और फिर उस कंफर्ट जोन से निकालना यूजर को बड़ा मुश्किल होता है।
तो आई रिकमेंड एज पर माई एक्सपीरियंस कि हमें ERP को इट्स नॉट आई एम नॉट एम्फसाइजिंग कि आप SAP ही रखें, कोई भी अच्छा ब्रांडेड सोल्यूशन आप सिलेक्ट करें ड्यूरिंग व्हाइल योर प्लानिंग योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट होना चाहिए और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी डे वन से ट्रांसपेरेंसी और आपकी करेक्ट रिपोर्टिंग आपके सामने होगी और जो आपको बिजनेस ग्रोथ में डेवलपमेंट में बहुत हेल्प आउट करेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई नौजवान जो है वो जिंदगी भर जो है वो बैड हैबिट में इन्वॉल्व रहे, जंक फूड्स खाता रहे और अपनी सेहत को खराब कर ले और जब सेहत खराब हो जाए तो फिर वो क्या चलो अब मैं डाइट प्लान की तरफ चलूं और जिम ज्वाइन करूं, तो वो ज्यादा मुश्किल है ना कि अगर वो अपनी यंग लाइफ से ही यंग एज से ही वो उसमें अपने लाइफस्टाइल को ऐसा करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये इसलिए मेरे ख्याल में डे वन से हमें ERP को प्लान करना चाहिए। जब हम इतना इन्वेस्टमेंट, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, वो प्लांट खरीदता है, मशीनरी खरीदता है, उसके लिए उसका स्टाफ हायर करता है, तो व्हाई नॉट एक बेहतर सोल्यूशन भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डे वन से होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में सॉफ्टवेयर का जो अपना टेक स्टैक है वो डे वन से प्लान करना है, क्योंकि वही बात है कि किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन जब नहीं, और ERP ऐसा है जो आपके पूरे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, तो अगर वही ठीक नहीं है तो आपको आगे जाके उसको वापस रीवर्क करना जो है वो उससे बड़ी कॉस्ट होगी शायद। एग्जैक्टली और वो जो है वो आपके साथ ग्रो करेगा। जब आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छा सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, क्योंकि वो हेल्प आउट कर रहा होगा आपके ग्रो करने में, आपके ऑडिट ट्रेल्स अच्छे होंगे, आपकी रिपोर्टिंग अच्छी होगी, आपकी विजिबिलिटी अच्छी होगी, आपके कंट्रोल्स अच्छे होंगे डे वन से, तो आपको रिजल्ट्स of course अच्छे आएंगे। So Madad, we have a very interesting segment. It's called our rapid fire round, where we'll be firing very rapid questions at you and you don't have a lot of time to think. ठीक है? So are you ready for that? Yes. अच्छा, सबसे पहले first question. Describe SAP Business One in one sentence. Single reliable solution. Perfect. What was your most memorable ERP implementation? It's Iraq duty free implementation. Zabardast. What does an Excel or SAP? What does an entrepreneur actually need? I don't say SAP only. Excel or a good system, a good branded system. Okay. Should be. If ERP were a food, what would it be? Interesting. I think we can compare it with the biryani. Okay. Because biryani is the combination of rice, spices, chicken, and different masala jar. And SAP and other ERPs also the combination of different modules, financial, CRM, and inventory, sales, procurement, etc. तो ये आप कराची की बिरयानी की बात कर रहे हैं कि लोग कराची की बिरयानी ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, उसमें आलू भी होता है। जबरदस्त। What excites you the most about heading to the US? Of course, to contact as much as entrepreneurs and get more business from there. Very nice. One thing you wish every Pakistani entrepreneur knew? They should know. They should have a good system in the start of their business, as I mentioned earlier. All right. And describe the square peg in one word. Dependable. Thank 100%. you. Thank you so much. So, Madad, now let's talk about the square peg because, of course, that's very important to us. How did your relationship with the square peg start, and why did you choose to work with us? Okay, Alhamdulillah, we are working with SquarePeg from more than 1.5 years, and we are together to build more digital presence of SIFSAP. And before SquarePeg, we are working all the e-commerce tasks within our company with an in-house team. But after onboarding SquarePeg, I observed that it's impact our image building on the social media especially. So I think SquarePeg is a very good companion with us in our business development and in our business journey. Thank you so much, Madad, for that. So, Madad, how has the SquarePeg helped you see your business differently, especially from a visibility or a marketing perspective?
as I mentioned before, SquarePack, we are working all these things related to website and related to social media by our in-house team. But after SquarePack, it was very helpful for the SIPSAP, especially for the visibility over the social media, and for the image building also, because before SIPSAP, our digital presence was not consistent. After SquarePack, I observe, and my different business partners and my colleague, my customers, acknowledging, because if someone is other than the company Yeah. is acknowledging this, you are visible and your posts are very very eye catching, and then it's worth it. So after SquarePack, I think our digital footprint is increasing, alhamdulillah, day by day, and our image building is very good from previous experiences. All right. Thank you so much, Badan. So, if you were advising another SAP or ERP company that wants to build its digital presence, what would you tell them? Of course, if any company want to increase digital presence, they should have a company, because we cannot do all the things. We should hire professional companies to in the collaboration to do this job, like SquarePack. So every new company is coming, from the day one they should collaborate or build such team for the image building, for the multimedia, or for the social media presence. So it will be beneficial for business growth. We learn it with the passage of time. In the initial stages, we think it's not worth it, it's not important, as much important, but Yes. as per now, especially in the last year, from the last year, my experience, it's very worth it and very important, because seeing is believing. Yes. If you are constantly visible over the social media, then it will be worth it for your business. Absolutely. So, any ERP or SAP business that's looking to enhance the digital presence, please look us up at www.thesqpeg.com. And like Madad said, every company needs to enhance their digital visibility, because even if it's a B2B decision, all of your potential clients will be looking you up on social media, on website, and that represents your brand. So it's very very important. बिल्कुल. अच्छा मदद भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि 6 साल हो गए सिप्स आपको, इतना कुछ आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, क्लाइंट पोर्टफोलियो बना लिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ बना लिया, आपने जो है मुख्तलिफ कंट्रीज में काम कर लिया. अगले 5 साल में सिप्स आपका क्या प्लान है? वर्ल्ड डोमिनेशन क्या करना चाहते हैं? देखिए, उसमें भी जो हम उसी विजन पे आज भी कारबन है, और अगले 6 साल 5 साल भी हम यही चाहते हैं. पिछले 5 साल में हमने कुछ कंट्रीज एक्सप्लोर की. अव्वल तो उन कंट्रीज को ही और एक्सप्लोर करना है, क्योंकि देयर इज सो मच रूम्स टू गेन बिजनेस. जिन जगहों पे हम अब तक जा चुके हैं, आगे हमारी कोशिश ये है कि यूएस जैसी बड़ी मार्केट को और एक्सप्लोर करें उसमें. हाँ, और हम सिप्स ऐप को एज सुन एज पॉसिबल एक ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज या ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी के तौर पे देखना चाहते हैं, जिसमें यूएस टू ऑस्ट्रेलिया, पूरे ग्लोब में जहाँ इसकी ज़रूरत हो हम वहाँ पहुँचें और एक प्रीमियम सर्विसेज दे सकें. जबरदस्त. चलें, फिर वर्ल्ड डोमिनेशन इसका मतलब है आपका प्लान है. इंशाल्लाह. सो एवरीवन वाचिंग, अगर आपका बिजनेस अभी तक स्प्रेडशीट्स पे काम कर रहा है या आप गट इंस्टिंक्ट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ईआरपी, as Madad said, is not just for big organizations. From the very get-go, ERP should be a part of your tech stack, because A, it helps you make the right business decision, and B, it helps you streamline all of your processes so that you actually save money. So think of it as a long-term investment, where the return of investment from this SAP B1 implementation really pays off. And of course, sipsap.us is the link for their website. If you are any business, it's a small to medium enterprise, and you're looking to either grow or scale or start your business, then please go and visit them. And with their experience of 6+ years across 9 industries and multiple countries,
they will provide a solution that is totally customized for you. Thank you so much, Madhu, for being here. You're welcome. Thank you so much. Now, before we close off, I'd want to make a very important announcement that SipSap and the Square Peg are moving their relationship beyond just a client or a vendor relationship, where we will be partnering together and working to deliver digital solutions to various businesses together. So it's an exciting new chapter for both of us, and let's see how we can grow together. Thank you so much.